हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिगार्डिंग स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। आज अभी के लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस, ये क्या है? सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो फ्लूइड मैकेनिक्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसको स्टडी करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, जनरली जब हम गार्डन में पेड़ों को जब पानी दे रहे होते हैं, ठीक है ना, सपोज हम किसी पेड़ पौधों को जब पानी देते हैं पाइप के थ्रू, तो एक बहुत टाइम पास वाली चीज हम करते हैं और वो है कि उस पाइप का जो ओपनिंग है उसके ऊपर हम उंगली रख देते हैं। अब क्या होता है पानी के साथ, जब पानी बाहर निकलता है, पहले जब आपने उंगली नहीं रखी थी उस वक्त जो पानी बाहर निकल रहा था, और अब जब आपने उंगली रखी है तो पानी में कुछ फर्क नजर आया, उसके मोशन में कुछ फर्क नजर आया, करेक्ट। सवाल मेरा ये है कि जब उंगली रखते हैं हम तो पानी जब बाहर आता है, सो क्या वो ज्यादा स्पीड से बाहर आता है या वो ज्यादा प्रेशर से बाहर आता है? करेक्ट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर नहीं स्पीड ज्यादा है, कुछ लोग नहीं सर ज्यादा प्रेशर से बाहर आता है। ठीक है, आंसर क्या है ये जानने के लिए हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझना जरूरी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको ये समझाता है कि अगर कोई पाइप या फिर ट्यूब है, अगर उसका डायमीटर चेंज हो रहा है, उसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है, जिसका मतलब है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लो में क्या फर्क पड़ता है, फ्लो में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास एक कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग पाइप है, जस्ट पे अटेंशन लाइक दिस, कि अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअसली ऐसे लंबा अगर कोई पाइप है, राइट, और उसमें अगर सपोज कोई एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, राइट, सो हम क्या करेंगे कि इसका जो एक सेगमेंट लेंगे, सपोज हमने अभी एक सेगमेंट यहां पर ले लिया सपोज, ठीक है ना, और इसमें से जब लिक्विड पास होगा कुछ समय के बाद सपोज वो यहां पर पहुंचेगा, राइट, करेक्ट। सपोज दिस डिस्टेंस इज x। अब अगर ये लिक्विड और आगे जाता है, नेक्स्ट सेगमेंट हम लेते हैं ये वाला, सपोज दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो x, राइट। तो होगा क्या, इसका जो एरिया इस सेगमेंट का, दैट सेगमेंट एरिया विल बी, लेट अस कंसीडर इट इज a1, और ये जो सेगमेंट का जो एरिया है लेट अस कंसीडर दैट इज a2। तो जब लिक्विड यहां से ऐसे मूव होगा इन दिस सेगमेंट, सो इट विल हैव अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है ना। अब आगे जाने के बाद क्या उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। आंसर इज वो वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? जस्ट पे अटेंशन। जब भी हम किसी फ्लूइड या लिक्विड की बात करते हैं, सो दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब वो कंप्रेस होकर अपनी डेंसिटी को मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। होता क्या है कि जब आपको ऐसे किसी पाइप में से लिक्विड को पास कराना होता है, तो जितना मास फ्लो रेट का मतलब होता है कि कितना मास पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, राइट। तो जितना मास फ्लो रेट यहां पर होगा उतना ही मास फ्लो रेट यहां पर भी होगा, राइट। इन दैट केस ऐसे क्यों? बिकॉज उसका जो वो इनकम्प्रेसिबल है, इसमें एक बार मास अगर निकल गया तो उतना मास को कंटिन्यूअसली फ्लो तो होते ही रहना पड़ेगा, राइट। वो पीछे नहीं रह सकता, आराम नहीं कर सकता, राइट, उसको जाना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली उतने मास को, राइट, ओके। लेकिन अब ये छोटी सी जगह है, बिकॉज द एरिया इज स्मॉल। ये बड़ी जगह है, ज्यादा जगह है, करेक्ट। और अगर उतनी ही क्वांटिटी को छोटी सी जगह से पास होना है तो लॉजिकली उसे थोड़ा ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट है ना। और अगर थोड़ी बड़ी जगह है, अपने पास बहुत बड़ा एरिया है और उतनी चीजों को अगर भेजना है तो कहीं से भी आप भेज सकते हो, बड़ी जगह आपके पास। सो इन दैट केस अगर आपके पास बड़ी जगह है, उसमें से अगर चीजों को भेजना है तो थोड़े स्लो भी अगर वो चीजें चली जाती है तो चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट, in a smaller section cross sectional area liquid moves faster and in a bigger cross sectional area liquid moves slower, correct। so इसी चीज को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, so let us consider इस सेगमेंट से जो वेलोसिटी ट्रैवल कर रही है, फिर जिस वेलोसिटी से फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है, सपोज दैट इज v1, और इस सेगमेंट से जो वेलोसिटी से फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है दैट इज v2, राइट। इसमें वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। सपोज मैं बोलता हूं यहां से यहां पर पहुंचने के लिए जो टाइम उसने लिया है, सपोज दैट इज डेल्टा टी, वेरी स्मॉल टाइम, और यहां से इधर भी पहुंचने के लिए जो टाइम उसने लिया है दैट इज ऑल्सो डेल्टा टी, करेक्ट। वैसे तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, जो भी टाइम वो लेगा सपोज, है ना, करेक्ट। सो इन दैट केस द डिस्टेंस विच हैज बीन ट्रैवल्ड, सपोज यहां पर x1 डेल्टा टी में ट्रैवल किया, इसमें x2 ट्रैवल किया, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं होंगे क्योंकि ये ज्यादा वेलोसिटी से इसने इसको ट्रैवल किया है। ज्यादा वेलोसिटी से अगर आप सेम टाइम में ट्रैवल करते हो तो आपका जो ये डिस्टेंस होगा दैट विल बी मोर, राइट। सो दिस विल बी मोर, और यहां पर वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई है,
तो कम वेलोसिटी से सेम टाइम में अगर आप ट्रैवल करते हो सो दिस डिस्टेंस विल बी लेसर, राइट? सो व्हाट इज x1 हियर? अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स x1 विल बी v1 into delta t. कैसे सर? If velocity is displacement upon time, then displacement is velocity into time, right? काम खत्म. Okay, what about this? x2 is equal to v2 into delta t. चलो ये भी सही है, गलत का है ना? So these two equations are very important. अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था that mass flowing per unit time in this segment should be equal to mass flowing per unit time at second segment. So मैं उसको बोलूंगा mass flow rate. So let us consider mass flow rate at 1 should be equal to mass flow rate at 2. Mass flow rate के लिए हम सिंबल लेंगे m dot, जिसका मतलब है mass flowing per unit time should be equal to mass flowing per unit time, whatever. ठीक है ना? करेक्ट. ओके. सो अब अगर हम इसे हमने इस तरीके से इसे ले लिया है, राइट? सो ये जो टाइम हमने कंसीडर किया वो बहुत स्मॉलर टाइम कंसीडर किया, इसके लिए हम इसको डेल्टा टी ले लेंगे, राइट? नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, व्हाटएवर जो भी है. व्हाट इज मास? व्हाट इज मास ऑफ द लिक्विड? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? मास इज व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, सो इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज v1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेल्टा टी. कौन सा वॉल्यूम? इतना वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है या फिर ये जो वॉल्यूम है, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट? और हमने ये बहुत छोटा सा टाइम लिया था, छोटा सा सेगमेंट है, राइट? सो इन दैट केस होगा ये, जस्ट पे अटेंशन, डेंसिटी इनटू दिस वॉल्यूम is nothing but area multiplied by displacement. Volume is what? Area into length. Area into length is volume, है ना? So it will be area which is A1 because इधर का area अलग है into displacement. That displacement is what? x1 divided by delta t, right? Is equal to rho A2 x2 divided by delta t, right? Now what is x1? x1 is v1 delta t, राइट? तो ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे. सपोज इसको मैं इक्वेशन 3 देता हूं. सो पुट 1 and 2 in equation 3. So in that case now the equation will become rho a1 x1, but what is x1? v1 delta t divided by delta t is equal to rho a2 v2 delta t divided by delta t, correct? So delta t will get cancelled, correct? And in this equation rho are same, so rho are also cancelled. So now the equation will become a1 v1 is equal to a2 v2 is equal to a3 v3 is equal to a4 v4 is equal to whatever is equal to av of any number which is constant, जो कि क्या है? constant. So अगर आप लॉजिक लगाओ, if AV is constant, then it is very simple that V नीचे चला जाएगा. So A is constant by V. It means A is inversely proportional to V. मतलब एरिया जो है वो वॉल्यूम के साथ क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. Is that clear? समझ में आ रहा है ये? Very simple. अब हम लॉजिक लगाएंगे. Just pay attention. As it is AV which is equal to AV तो कांस्टेंट है. Can I write it is A velocity है ना? ये velocity is displacement upon time. Yes, correct. So velocity is displacement upon time. What is area into displacement? What is area into displacement? Area into displacement is volume. Area into displacement is what? Volume. So it will be volume upon time, correct? So अगर area into velocity is constant, then volume upon time is also constant. So it will be taken as dV by dt. So dV by dt means volume flown per unit time is also constant, right? So dV by dt is also constant. तो जैसे कि हमें अब फ्लो में पता चल गया, सबसे पहली चीज that mass flow rate is constant, mass upon time is constant. अब हमें पता चल गया कि वॉल्यूम अपॉन टाइम इज कांस्टेंट. हमें यह भी पता चल गया कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जितना छोटा एरिया उतनी ज्यादा वेलोसिटी. सही है? करेक्ट. ओके. अगर ऐसा ही है तो हमें हमारा आंसर अब मिल चुका है.
कि जब हम पाइप के ऊपर उंगली रखते हैं तो जब पानी बाहर निकलता है, जब आप पाइप के डायमीटर को कम करते हो तो आपने इक्वल जो एरिया था बाहर निकलने वाला, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं कि सपोज ये पहले जो पाइप था वो ऐसा था, इसमें से पानी ऐसे बाहर निकल रहा था, इट वॉज हैविंग सर्टन एरिया A1 और इसका वेलोसिटी था V1, बट सेकेंड टाइम पे आपने क्या किया, उसी पाइप का जो ओपनिंग है उसके ऊपर आपने उंगली रख दिया, करेक्ट, जिसके वजह से पानी जो बाहर निकलेगा आप सिर्फ इतने ही एरिया से निकलेगा, राइट। आपने एरिया जो है वो कम कर दिया है A2, सो इन दैट केस अब जो वेलोसिटी है दैट विल इंक्रीज, करेक्ट। सो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज A2 इज लेसर देन A1 therefore V2 will be more than V1, करेक्ट। इट मीन जब आप पानी बाहर निकलता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है अगर आप उसके ऊपर उंगली रखते हो, इसीलिए वो पानी दूर जाता है ना। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ प्रोजेक्टाइल सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था, बट फिर भी आपने उंगली रखी तो पानी दूर चला गया। सो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल का नॉलेज, अगर आपका पानी दूर की तरफ गिर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन से, इट मींस इसका इनिशियल वेलोसिटी बढ़ गया है, करेक्ट। सो बाय दैट लॉजिक ये आपका जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो यहाँ पर हो जाता है क्लियर। अब थोड़ा सा इसे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं। हमने सिर्फ एरिया और वेलोसिटी के बारे में बात की, अभी तक हमने एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात नहीं की है, एंड दैट इज प्रेशर। हमने किसी के बारे में बात नहीं की है, प्रेशर के बारे में बात नहीं की है। तो वो जो प्रेशर के बारे में बात है आप करेंगे, जस्ट पे अटेंशन। अगर हम बात करते हैं इसी पाइप में, अब हम प्रेशर का रिलेशन लेंगे, सो इट इज प्रेशर रिलेशन। ये जो प्रेशर है वो पाइप के अंदर का प्रेशर है, सो हम इसे बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना, करेक्ट। सो प्रेशर रिलेशन में क्या होता है, जब पानी छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया से ट्रैवल करता है और अगर यहां पर पहुंचते पहुंचते उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सपोज बड़ा हो गया, सो इन दैट केस उतना ही पानी यहां से जो फ्लो है उतना ही पानी यहां से भी फ्लो होगा। सो उतने ही पानी का फोर्स जो है वो इन वॉल पे लगेगा, लाइक दिस, करेक्ट। और जब यहां से पास होगा तो उस वक्त भी वही होगा कि यहां पर जब वॉल पे लगेगा तो इन दैट केस यहां पर इस तरीके से वो लगेगा। सो अगर आप गौर से देखो, इन दिस बिगर केस देयर इज मोर एरिया जहां से उसे रिएक्शन फोर्स मिलेगा, ठीक है ना, और यहां पर जो है वो एरिया कंपेरेटिवली कम है, जिसकी वजह से इसको जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो भी कम मिलेगा, राइट। अगर रिएक्शन फोर्स ही अगर कम है तो ऑब्वियसली फिर प्रेशर भी क्या होगा, कम। सो इसका मतलब है इन दिस केस जहां पर आपका एरिया जो है वो छोटा सा ही है, यहां पर जो प्रेशर रहेगा P1 वो भी छोटा सा ही रहेगा। व्हाई? बिकॉज हियर इन केस ऑफ हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन एरिया के वजह से आने वाला रिएक्शन। एज सरकमफरेंस एरिया ही कम है, सो इन दैट केस उसका जो रिएक्शन आएगा वो भी कम आएगा। यहाँ पर सरकमफरेंशियल और एरिया भी जो है वो ज्यादा है, सो ज्यादा रिएक्शंस आने की वजह से लिक्विड के अंदर जो होगा वो प्रेशर कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। सो यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐसे फोर्स डाला तो इन रिटर्न आपको ऐसे फोर्स मिलेगा, राइट। और जिसके वजह से जब हम बात करते हैं, जब आपने ऐसे प्रेशर डाला, सो नेक्स्ट टाइम जो आपको प्रेशर इन रिटर्न मिलेगा, वो जो रिटर्न प्रेशर आपको जो मिलने वाला है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन यहां से जो प्रेशर मिलेगा वो रिटर्न में आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, करेक्ट। ये प्रेशर जो है कंपैरेटिवली वो क्या हो रहेगा, कम रहेगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द प्रेशर रिलेशन, इफ द एरिया इज मोर, प्रेशर विल बी मोर, सो इट विल बी area more, pressure more, so it is A is directly proportional to pressure, right? So we can say that A is directly proportional to pressure. It means A1 by A2 is equal to P1 by P2, right? But अगर हम यहाँ पर देखें, area is inversely proportional to velocity, so A1 by A2 is equal to V2 by V1, correct? इनवर्स के लिए उल्टा लिखते हैं हम लोग। सो इन दैट केस अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें और अगर इन दोनों को मिलाकर अगर हम यहां पर लिखते हैं, सो इन दैट केस इट विल बी A1 by A2 is equal to P1 by P2 is equal to V2 by V1. This is the whole concept of equation of continuity in which we have covered area, pressure as well as velocities at each cross sectional area within the pipe, correct? So in that case जो आपको समझने लायक बात है वो ये है कि एरिया, प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। मतलब इस वक्त वापस एक बार पाइप के एग्जांपल में हम आएंगे, जब हम उंगली रखेंगे तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, करेक्ट, एरिया कम हुआ है,
मतलब प्रेशर भी कम हुआ है, वो पानी ज्यादा प्रेशर से नहीं कम प्रेशर से आगे की तरफ जा रहा है, करेक्ट। तो ये सोचने वाली बात है। अब कुछ लोगों के माइंड में एक डाउट आता है कि सर हमने जो स्टडी किया है प्रेशर के बारे में वो कुछ ये है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सर लेकिन यहां पर तो उल्टा आप बोल रहे हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहां पर तो प्रेशर उल्टा होता है, एरिया जितना कम उतना प्रेशर ज्यादा है। यस, दिस इज अ लैमिनार प्रेशर, ये जो फोर्स है वो लैमिनार फोर्स है। लैमिनार प्रेशर के केस में आपका एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है, बट दिस इज हाइड्रोस्टैटिक। ये किसी पानी जो है वो किसी पाइप से जा रहा है, या फिर आपकी जो ब्लड है वो आपके वेसल्स जो होते हैं, आपकी जो वी कैन से दैट आर्टरीज और जो वेन्स होती है उसमें से जो ब्लड पास होता है, तो वो भी जो है वो इसी का केस है, राइट। सो इन दैट केस यहां पर जो होगा वो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लगेगा प्रेशर का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो इक्वेशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस पर्पस, करेक्ट। सो ऐसे केस में ये पूरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आपको प्रॉपर्ली देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। बर्नौली इज सेड टू बी द फादर ऑफ लिक्विड मैकेनिक्स, और उन्होंने क्या किया था इस लिक्विड मैकेनिक्स के अंदर उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोगों ने जो स्टडी किया था हमारे लास्ट लेक्चर्स में रिगार्डिंग विस्कोसिटी एंड कंटिन्यूटी, स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, एवरीथिंग, उसके बारे में हम अब कुछ सम्स को सॉल्व करेंगे जो एंट्रेंस लेवल पे होंगे, जिसे हम वन बाय वन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। सो यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन। A metal ball B1 density 3.2 gram per centimeter cube is dropped in water, while another metal ball B2 density 6 gram per centimeter cube is dropped in a liquid of density 1.6 gram per centimeter cube. If both the balls have the same diameter and attain the same terminal velocity, the ratio of the viscosity of water to that of the liquid is, and the options are A 2, B 0.5, C 4, D indeterminate due to the insufficient data. हेलो, तो जो आपका सम आपने जो अभी देखा वो कुछ इस तरीके से था, मैं इसको वापस एक बार पढ़ रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। A metal ball B1 density 3.2 gram per centimeter cube is dropped in water, while another metal ball B2 density 6 gram per centimeter cube is dropped in a liquid of density 1.6 gram per centimeter cube. If both the balls have the same diameter and attain the same terminal velocity, the ratio of viscosity of water to that of the liquid is, ठीक है ना। सो हमें समझना कैसे इस सम को, अगर हम गौर से देखें डायग्राम वाइज, तो सबसे पहली चीज, सपोज अगर मैं बोलता हूँ ये पहला कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, राइट। पहले कंटेनर में जो है वो वाटर है, वही जो दूसरा कंटेनर है उसमें कोई दूसरा लिक्विड, करेक्ट। सो दिस इज वाटर एंड दिस इज लिक्विड, करेक्ट। अगर सपोज इसमें जो बॉडी सबमर्ज हो रही है वो कुछ इस तरीके से है, दोनों का भी डायमीटर सेम है, ये बॉडी पहली वाली ये है और दूसरी वाली जो बॉडी है वो कुछ और है, बट दोनों का जो डायमीटर है वो क्या है, सेम है, करेक्ट। ओके, सो अब क्या क्या डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है दैट D1 इज इक्वल टू D2, दोनों का डायमीटर सेम है, मतलब रेडियस भी सेम होगा, ओके। नेक्स्ट, दोनों इसका जो डेंसिटी है वाटर का, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमें पता है, और ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है दैट इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे वहां पर सब में दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट उन्होंने ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के बारे में भी दिया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेंसिटी हम यहाँ पर लेते हैं लिक्विड्स की, उसे हम सिग्मा बोलते हैं, सो वो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब डेंसिटी जो पहले वाले का है ρ1 दैट इज गिवन एज 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो दूसरे वाले का डेंसिटी है इसका दैट इज गिवन एज 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर दोनों का टर्मिनल वेलोसिटी भी सेम है, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ, या फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी। सो इन दैट केस हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी का, उसका फॉर्मूला है 2/9, करेक्ट, रो माइनस सिग्मा r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय नीटा। अगर ऐसा ही है सो 2/9, जब हम रेशियोज लेते हैं हमें क्या करना होता है, जो दोनों तरफ हमेशा कांस्टेंट उन चीजों को हम हटा देंगे, सो 2/9 विल गेट कैंसल, डायमीटर सेम है, सो ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। अब अगर हमें नीटा चाहिए, सो नीटा यहां पर लेंगे, सो नीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी, सही है, ठीक है।
बट इधर समझने लायक बात यह है कि इवन टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. सो इट मीन्स that neta is proportional to only rho minus sigma. It means neta 1 by neta 2 is rho 1 minus sigma 1 divided by rho 2 minus sigma 2. Right? Now put the values. What is rho 1? Rho 1 is 3.2 minus 1 divided by what is rho 2? It is 6 minus 1.6. Correct? What is 3.2 minus 1? It is obviously 2.2. So it is 3.2 minus 1, it is 2.2. 6 minus 1.6. What is 6 minus 1.6? It is obviously 4.4, right? So 2.2 divided by 4.4 is equal to 0.5. 1 by 2 हो जाएगा. So it is 0.5. और जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर B. So the viscosity of the liquid 1 to the viscosity of the liquid 2 का रेशियो जो रहेगा that will be 1 by 2 और 0.5. तो यहाँ पर ये सब खत्म हो गया. राइट, अब हम देखेंगे अगले. 8 drops of water, each of radius 2 mm, are falling through air at a terminal velocity of 8 cm per second. If they coalesce to form a single drop, then the terminal velocity of combined drop will be. And the options are A. 32 cm per second, B. 30 cm per second, C. 28 cm per second, and D. 24 cm per second. Okay. सो अभी जो आपने सम देखा यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से था. मैं उसे वापस एक बार पढ़ा हूं. जस्ट पे अटेंशन. 8 drops of water, each of radius 2 mm, are falling through air at a terminal velocity 8 cm per second. If they coalesce to form a single drop, then the terminal velocity will be. Correct? So ये बोला गया है कि अगर एक सिंगल ड्रॉप है, ठीक है ना, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स, अगर 8 ड्रॉप्स है लाइक दिस, वो अगर गिरते हैं, बारिश की बूंदे अगर गिरती है नीचे, सो उनकी जो स्पीड होती है वो कितनी दी गई है? इट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अच्छा, ठीक है. उनका जो रेडियस है ये वाला वो दिया गया है 2 mm जो भी है, लेकिन अभी उसका हमें कोई लेना देना नहीं. वो क्या बोल रहा है कि अगर इन सभी को अगर हम एक ड्रॉप में कन्वर्ट करें, इट इज कोइलिज इनटू वन ड्रॉप, तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा. राइट? सो हमें इसका वेलोसिटी निकालना है. हमें ये वेलोसिटी जो पता है. सो v1 वी नो, v2 we have to find terminal velocity. Now we must understand that ये इनका जो आठों का मिला के जो वॉल्यूम है वो इस अकेले का वॉल्यूम होगा. So can we say that 8 into smaller volume is equal to volume of the bigger drop. Correct? So in that case 4 by 3 pi will get cancelled. So can we say that 8 times r cube is equal to bigger r cube, taking cube root on both sides. So what is 8 का क्यूब रूट? 2. r क्यूब का क्यूब रूट r is equal to r. राइट? सो अगर ऐसा ही है, इसका मतलब है बिगर r और बिगर रेडियस इज ट्वाइस द स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस. करेक्ट? अगर ऐसा ही है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी? इट इज 2/9 rho माइनस सिग्मा r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय नीटा. रिमेंबर, वो एक ड्रॉप हो या 8 ड्रॉप हो, वो ड्रॉप का डेंसिटी तो सेम ही है. सभी ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर से में ही गिर रहे हैं, सो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी भी सेम है. ग्रेविटी इज सेम एज वो पानी ही है, सो इन दैट केस उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज आल्सो सेम. 2 and 9 all same. It means velocity is directly proportional to r square. So v1 by v2 is r by r the whole square. v1 क्योंकि छोटे ड्रॉप का है, v2 बिकॉज बड़े ड्रॉप का है. सो इट इज r by r, but what is r? It is 2r, right? The whole square. So r and r will get cancelled, right? So in that case अब होगा ये कि v1 by v2 is equal to 1 by 2 का square. So v1 by v2, what is 1 by 2 का square? 1 by 4. So v2 is 4 times v1, right? So v2 will be 4 times, what is v1? v1 what is 8, so it is 4 times 8, that is 32, and that is your option number A. अब हम जब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इस सब को सोचने की कोशिश करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 ड्रॉप का भाई मिलके एक ड्रॉप हो गया, ठीक है, मतलब वॉल्यूम सेम है, तो इससे हम ये रिलेशन फटक से निकाल सकते हैं. भाई 8 का क्यूब रूट जो है वो 2 है. अब सोचने वाली बात ये है कि दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो छोटे ड्रॉप के मुकाबले अगर बड़े ड्रॉप का जो रेडियस है वो डबल है,
तो जो वेलोसिटी होगी वो उस डबल, मतलब r जो है वो डबल है, तो उसके स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स ज्यादा होगा। सो ऑलरेडी 8 था, 4 टाइम्स ज्यादा होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 32। इस तरीके से हम इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बढ़ेंगे। An ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made up of 2 sections with diameter 2.5 cm and 3.75 cm. The ratio of the velocities in the two pipes is, and the options are A 9:4, B 3:2, C √3:√2 and D √2:√3. ओके, ये जो अभी आपने सम पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से, मैं वापस एक बार करता हूँ, जस्ट पे अटेंशन। An ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made up of 2 sections of diameter 2.5 cm and 3.75 cm. The ratio of the velocities in the two pipes is. अब हमें ये समझना है कि इस सम में हमें ये बताया गया है कि डायमीटर का चेंज, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के चेंज के वजह से पाइप में वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। सो इट इज क्लियरली रिलेशन बिटवीन एरिया एंड वेलोसिटी। इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो जस्ट पे अटेंशन। सपोज मैं बोलता हूँ ये एक पाइप है और इसका जो डायमीटर है, यहां से जो डायमीटर है दैट इज D1 विच इज 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो डायमीटर है दैट इज D2 दैट इज 3.75 सेंटीमीटर। ना उन्होंने बोला है कि यहां से और यहां से पास होने वाले वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, सो वी कैन से दैट V1 by V2 इज इक्वल टू A2 by A1, बट एरिया इज पाई r स्क्वायर। In case of diameter it is pi by 4 d square, so it should be pi by 4 d2 square divided by pi by 4 d1 square, correct? So now that pi by 4 will get cancelled. V1 by V2 is equal to d2 by d1 the whole square. Now what is d2 given? It is 3.75 and this is 2.5 means 2.50. अगर आप इन गौर से देखो दोनों नंबर को, सो ये 1.25 मतलब 1.25 का डबल है और ये 1.25 का ट्रिपल है। सो इन दैट केस इट इज 1.25 2s एंड इट इज 1.25 3s। 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 एंड इन दैट केस आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। अगर ऐसा ही है तो हम अगले सब की तरफ पढ़ेंगे। जस्ट पे अटेंशन। The cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 6 cm square, one of which has 50 holes, each of diameter 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.2 meter per minute, then the speed of ejection of the liquid through the holes is. And the options are A 2.1 meter per second, B 0.31 meter per second, C 0.96 meter per second and D 3.4 meter per second. Hello. अभी जो आपने सम पढ़ा वो कुछ इस तरीके से था, जस्ट पे अटेंशन। द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ विच हैज 50 होल्स, ईच ऑफ डायमीटर 1 mm. If the liquid flow inside the tube is 1.2 meter per minute, then the speed of ejection of liquid through the holes is. तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि कोई लिक्विड पंप का पाइप है और ये इसका जो डायमीटर है, इसमें कुछ कुल मिला के 25 होल्स है, सॉरी 50 होल्स है, करेक्ट। अब जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें, सो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर सपोज ये पाइप जो है यहीं से पानी आगे जाएगा, सो इसका जो एरिया है दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो नंबर ऑफ होल्स है दे आर n विच इज इक्वल टू 50, और इनका जो एरिया है, करेक्ट, वो कुछ दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया, इनका जो है वो डायमीटर दिया हुआ है एंड उनका डायमीटर है 1 mm। सो इसका जो डायमीटर है d इज 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर, राइट। या फिर अगर हम सेंटीमीटर में ही रखना चाहिए, अगर हम पूरे सम को देखें, सो राइट इज मीटर पर सेकंड में दिया है। सो दिस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर शुड बी कन्वर्टेड इनटू 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। सो इन दैट केस क्वेश्चन इज, इफ द वेलोसिटी यहां से जो आ रहा है ट्यूब में से, वो अगर है वेलोसिटी का जो रेट है दैट इज 1.2 मीटर पर मिनट के रेट से अगर वो लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करेक्ट। सो इस तरीके से उन्होंने दिया है दैट इट इज मूविंग विद 1.2 मीटर पर मिनट। सो व्हाट इज द वेलोसिटी? इट इज v1 इज इक्वल टू, जो यहां से एंटर कर रहा है v1, इट इज 1.2 मीटर पर मिनट। सो वी कैन से दैट 1.2 मीटर एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड,
सो इट इज 1.2 डिवाइड बाय 60 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है तो व्हाट इज A1? A1 जो है, A1 इज 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज A2 जो यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, उनका इफेक्टिव एरिया कितना है, हर एक होल का डायमीटर या फिर एरिया मल्टीप्लाई बाय 50। सो इट इज 50 इंटू π/4 d स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हमें समझना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो अब हम सम पे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, करेक्ट। अगर हमें चाहिए कि V2 कितना है तो हमें A2 डिवाइड करना पड़ेगा। सो V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइडेड बाय A2। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। A1 इट इज 6 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू V1 पहले वाले का जो वेलोसिटी है दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 60 इंटू A2 50 इंटू π/4 इंटू d स्क्वायर। सो इट इज 50 पाई d स्क्वायर, d का वैल्यू 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁴ डिवाइड बाय 4, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट। अगर ऐसा ही है सो नाउ दैट कैलकुलेशन विल रिड्यूस टू इट इज 6 एंड दिस इज 60, सो दैट इज 10, करेक्ट। नाउ आपके जो ऑप्शंस है उसके साथ हमें अप्रोक्सीमेट क्लोज ऑप्शंस के साथ जाना है। सो जस्ट पे अटेंशन। 1.2 4 आर 48 या फिर 4.8, हम अप्रोक्सीमेटली 5 लेते हैं। सो सपोज दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, करेक्ट। सो 5 and this 50 will get also cancelled, so it will be 10, right? Now 10 into 10 is 10⁻² into 10⁻⁻⁶, so it will be 10⁻⁻⁴. So now this and this will get cancelled with this, correct? So अब जो आपका सब कुछ जो at the end वैल्यू बचा है that is nothing but 1/π, correct? 1/π is nothing but 1/3.14 या फिर 1/π is 7/22, करेक्ट। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इट इज समथिंग अराउंड 0.3, करेक्ट। और 0.3 के आसपास आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 0.31, करेक्ट। सो आपका जो ऑप्शन है 20, जो आपका जो सम है 0.3, इसका जो आंसर है वो हम वेरीफाई कर रहे हैं एंड दैट आंसर इज करेक्ट। सो इट इज आंसर बी, राइट, 0.31 के आसपास। So this is your answer for these questions, correct?